हेलो। इकोनॉमिक्स के इस लास्ट वीडियो में हमने मनी को पढ़ा था। हमने मनी के डेफिनेशन को पढ़ा, मनी के टाइप्स को पढ़ा था और थोड़ा सा टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट के बारे में हमने पढ़ा था। मैंने बताया था कि मनी सप्लाई को पढ़ने के लिए आपको टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट के बारे में पता होना चाहिए। पिछली वीडियो का जो भी कंटेंट था उसका एक छोटा सा रिकैप करते हैं। अगर मनी के डेफिनेशन को देखें तो मनी का जो डेफिनेशन था, इट इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट। मीन्स मनी कोई जरूरी नहीं है कि करेंसी या नोट्स ही हो, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनिमल। जैसे कि मैंने कहा था कि बहुत एंशिएंट में हेन वाज यूज्ड एज अ टाइप ऑफ मनी और मीन्स ऑफ पेमेंट की तरह हेन को इस्तेमाल किया जाता था। मनी के बहुत सारे टाइप्स थे, जैसे कि फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी वह मनी था जिस कमोडिटी पे मनी है, मीन्स अगर गोल्ड क्वाइन पे मनी है और उस गोल्ड की वैल्यू 500 रुपीज़ है और सेम गोल्ड पे अगर 500 रुपीज़ को प्रिंट किया जाता है तो उस मनी का फेस वैल्यू भी 500 हुआ और उस कमोडिटी का वैल्यू भी 500 हुआ, मीन्स फुल बॉडीड मनी। जैसे कि अगर यह एक गोल्ड है जिसकी कीमत 500 है और इसी गोल्ड क्वाइन पे अगर गवर्नमेंट 500 लिख देती है इसी गोल्ड क्वाइन पे, तो इस ऑब्जेक्ट, इस कमोडिटी की कीमत भी 500 और इस रुपये की कीमत भी 500, तो इस मनी को हम फुल बॉडीड मनी बोलते थे। उसी तरह से टोकन मनी था। टोकन मनी इज कॉल्ड करेंसी, क्रेडिट और पेपर मनी। अगर पेपर पे 500 रुपीज़ लिखा हुआ है तो वह टोकन मनी है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पेपर की वैल्यू 500 तो नहीं होती, पेपर की वैल्यू 5 पैसा हो सकता है। जैसे कि डीमोनेटाइजेशन के बाद जब गवर्नमेंट ने 500 रुपीज़ के नोट को बंद किया, तो अगर अभी आप उस 500 के नोट के पेपर को खरीदेंगे तो उसका कीमत अप्रोक्स 5 पैसा होगा, लेकिन उस समय में उसकी वैल्यू 500 रुपीज़ थी। तो यहाँ पर कमोडिटी पेपर हुआ और पेपर का वैल्यू उसके मनी के वैल्यू से कम है, मीन्स कि कमोडिटी का वैल्यू इज मच मोर लार्जर, सॉरी, मनी का वैल्यू इज मच मोर लार्जर देन द कमोडिटी का वैल्यू। मीन्स कि अगर यह पेपर की कीमत 5 पैसा है और इस पर अगर गवर्नमेंट प्रिंट कराती है 500, तो अब यह पेपर का वैल्यू 500 रुपीज़ हो गया। इसको टोकन मनी कहते हैं, क्योंकि टोकन मनी में कमोडिटी का जो वैल्यू होता है बहुत कम होता है मनी के वैल्यू से, और मनी का वैल्यू कमोडिटी के वैल्यू से बहुत बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर कमोडिटी का वैल्यू और मनी का वैल्यू दोनों बराबर होता है, इसलिए इसका नाम फुल बॉडीड मनी था। सो ऐसे बहुत सारे टाइप्स थे मनी के। द थर्ड जो टाइप था मनी का, वह था रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी का मतलब यह होता है कि अगर गवर्नमेंट कोई भी मनी को प्रिंट कराती है तो उस मनी को प्रिंट करने के लिए गवर्नमेंट को सेम अमाउंट का बुलियन रखना पड़ता है। मीन्स कि अगर गवर्नमेंट 500 रुपीज़ के नोट को प्रिंट करती है तो उसको 500 रुपीज़ के लिए गोल्ड और सिल्वर को अपने पास रखना पड़ेगा। इसको रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी कहते हैं। मनी के टाइप्स करीब 10 to 12 टाइप्स है मनी के। बहुत अलग अलग तरह के मनी के टाइप्स होते हैं और मनी बहुत अलग अलग तरह की होती भी है। तो जो फर्स्ट टाइप्स ऑफ मनी था वो था फुल बॉडीड मनी, सेकंड टोकन मनी, थर्ड रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी, और फोर्थ जो मनी है वो है कन्वर्टेबल मनी। कन्वर्टेबल मनी का मतलब होता है कि अगर आप किसी कंट्री के इशूइंग अथॉरिटी के पास जाते हैं जो मनी को प्रिंट करता है,
और अगर आप उनके पास जाकर यह बोलते हैं कि मुझे अपने मनी को कन्वर्ट करना है बुलियन में, मीन्स आप उनको पैसा नोट देंगे और उनसे गोल्ड और कॉइन लेंगे, तो वो क्या करेंगे, आपके मनी को कन्वर्ट करेंगे। कि जब आप आरबीआई के पास, भारत की इशूइंग अथॉरिटी आरबीआई है, अगर आप भारत के आरबीआई के पास जाएंगे और बोलेंगे कि मुझे अपने मनी को कन्वर्ट करना है, तो आप 500 रुपीज़ के नोट दे या कितने भी नोट्स दे और बुलियन में कन्वर्ट करने को बोले, तो ऐसा हो सकता है, तो वह कन्वर्टेबल मनी है। द नेक्स्ट मनी इज नॉन कन्वर्टेबल और इनकन्वर्टेबल मनी। इनकन्वर्टेबल मनी वह मनी होती है जहां आरबीआई या इशूइंग अथॉरिटी, कोई भी कंट्री की इशूइंग अथॉरिटी हो, वह ऑब्लाइज्ड नहीं है कि वह आपके मनी को कन्वर्ट करके देगी ही। अगर आप उसको पैसे देते हैं और बोलते हैं कि मुझे बुलियन कन्वर्ट करके दो, यानी कि रुपीज़ दो और गोल्ड एंड सिल्वर मुझे दो, तो शायद नहीं भी दे सकते। अगर नहीं देते हैं और ऑब्लाइज्ड नहीं है वह कंट्री और वह इशूइंग अथॉरिटी या सेंट्रल बैंक या आरबीआई, तो वह हमारी नॉन कन्वर्टेबल इनकन्वर्टेबल मनी हुई। जैसे कि हमारे यहाँ जो पैसा है रुपी, वह इनकन्वर्टेबल मनी, यानी कि अगर आप आरबीआई के पास जाकर बोलेंगे कि आप पैसा लीजिए, 500 रुपीज़ के नोट्स को लीजिए और मुझे गोल्ड एंड कॉइन को से कन्वर्ट कर दीजिए, तो वह नहीं करेगी। शायद कर भी दे, लेकिन संभावना है कि नहीं करेगी, क्योंकि ऑब्लाइज्ड नहीं है यहाँ आरबीआई आपके मनी को कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट होता है फियाट मनी। फियाट मनी कोई भी मनी हो सकता है। जब गवर्नमेंट ऑर्डर देती है कि आज से आपको इस मनी को एक्सेप्ट करना है, तो वह फियाट मनी हुआ। जैसे कि पहले के किंगडम में होता था, न्यू राजा आते थे और बोलते थे कि मैं इस मनी को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, आपको इस मनी को एक्सेप्ट करना है। अपने मनी को वह सर्व करने लगते थे लोगों में, तो वह फियाट मनी हुआ जो गवर्नमेंट के ऑर्डर पर होती है। एक होता है लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी का मतलब होता है कि आपके पास, आपको उस मनी को एक्सेप्ट करना ही होगा। लीगल टेंडर मनी होता है कि देयर इज लीगल कंपल्सन टू एक्सेप्ट दैट मनी, कि अगर आप उस मनी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो शायद आपको सू किया जा सकता है, आपके ऊपर केस भी किया जा सकता है। लीगल टेंडर मनी दो तरह की होती है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। एक होता है लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, एक होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। लिमिटेड लीगल टेंडर मनी का मतलब होता है कि इस मनी को आप लिमिटेड अमाउंट में एक्सेप्ट कर सकते हैं। लीगल टेंडर मनी का मतलब एक्सेप्ट करना ही है, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में कर सकते हैं। जैसे कि 50 पैसा, 50 पैसा जो है उसको आप लिमिटेड अमाउंट में एक्सेप्ट कर सकते हैं। 12 रुपीज़ तक 50 पैसा को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा आप चाहे तो नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर 12 रुपीज़ भी आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपके ऊपर केस हो सकता है। अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी का मतलब होता है रुपीज़, जो हमारा नोट है 100 का, 10 रुपीज़ का, इन सबको आप अनलिमिटेड अमाउंट में एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन इस पर भी एक अलग तरह का कैश रूल होता है, जो करप्शन को प्रोहिबिट करने के लिए किया जाता है, कि आप डेली 2 लाख से ज़्यादा कैश यूज नहीं कर सकते। तो कैश के मामले में दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन आप बैंक टू बैंक अनलिमिटेड अमाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यह था लीगल टेंडर मनी। एक होता है नॉन लीगल टेंडर मनी। नॉन लीगल टेंडर मनी का मतलब होता है कि जो आपके ऊपर आप ऑब्लाइज्ड नहीं है, कोई लीगल कंपल्सन नहीं है कि आपको उस मनी को एक्सेप्ट करना ही है। जैसे कि नेपाली रीजन में क्या होता है, अगर आप भारत को देखेंगे, भारत के मैप को अगर आप देखेंगे, अगर आप यहाँ भारत के मैप को देखते हैं तो यहाँ नेपाल है, यहाँ इंडिया है, और यहाँ का मार्केट एक जैसा मार्केट होगा। यहाँ पर नेपाली मनी चलता है, यहाँ पर इंडियन मनी। तो अगर यहाँ कोई नेपाली लोग आते हैं यहाँ से कुछ खरीदने के लिए, अगर यहाँ पर यहाँ के लोग नेपाली, भारत के लोग नेपाली मनी वगैरह एक्सेप्ट कर भी लेते हैं, तो वो यहाँ से यहाँ चले जाएंगे और उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 1, 2, 3 किलोमीटर का ही डिफरेंस होता है। तो वहाँ पर उस मनी को वो लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। वह अगर एक्सेप्ट नहीं भी करेंगे तो उन पर कोई केस नहीं कर सकता है। तो वह नॉन लीगल टेंडर मनी उसको कहा जाता है। आप एक्सेप्ट कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसी तरह से नेक्स्ट मनी होता है फिड्यूशियरी मनी। फिड्यूशियरी मनी मतलब कि जिसको, ऐसा मनी जिस पर आपको ट्रस्ट हो। जैसे कि आजकल का जो डिजिटल मनी है, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, जो बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक बना रहता है बीच बीच में, या जिस पर आज लोग का एक नया अट्रैक्शन बना हुआ है मनी के सेक्टर में।
तो आप उस मनी को एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर आपको उस पर ट्रस्ट है तो। दैट इज अ फिड्यूशियरी मनी। एक होता है नियर मनी। नियर मनी ऐसा मनी होता है जो आपके आसपास होता है और बहुत लिक्विड होता है। लिक्विड लिक्विड इकोनॉमिक्स में लिक्विड का मतलब थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर केमिस्ट्री में लिक्विड को समझेंगे तो वह तरल पदार्थ हो सकता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में लिक्विड का मतलब होता है आप बहुत ही कम समय में और ऊर्जा को बर्बाद किए किसी चीज को लिक्विड कर देते हैं या लिक्विडिटी। इकोनॉमिक्स में लिक्विडिटी का मतलब होता है कि ईज ऑफ कन्वर्टिंग एन एसेट इनटू मनी विद मिनिमम लेस इन टाइम एंड वैल्यू। कम समय खर्च किए, कम वैल्यू को खर्च किए, कम एनर्जी को खर्च करके अगर आप किसी चीज को कन्वर्ट कर सकते हैं पैसों में बहुत जल्दी, तो उसको हम लिक्विडिटी कहते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल लेते हैं हम कार एंड गोल्ड, किस चीज को आप जल्दी पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं? ऑब्वियसली गोल्ड को, क्योंकि आपको गोल्ड को कन्वर्ट करने के लिए केवल शॉपकीपर के पास जाना, किसी शॉप के पास जाना होगा, आप उसको गोल्ड देंगे और उस वैल्यू की मनी वह आपको दे देगा, जो बहुत इजीली होगा। लेकिन कार को मनी में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक ऐसे लोग की जरूरत पड़ेगी जो आपके कार को खरीदेगा और सही अमाउंट देगा। तो इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, इसलिए ज़्यादा लिक्विड है यहाँ पर गोल्ड। उसी तरह से गोल्ड से भी जो ज़्यादा लिक्विड होता है, जिसको हम लोग नियर मनी कहते हैं, वो होता है चेक, ड्राफ्ट, शेयर, बॉन्ड्स। तो ये सारे चीज जो होता है वो आपका नियर मनी होता है, जो कि बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है। नेक्स्ट मनी इज प्लास्टिक मनी, जो लास्ट ईयर शायद पीसीएस एग्जामिनेशन में पूछा गया था। जो प्लास्टिक मनी जिसको हम क्रेडिट और डेबिट कार्ड कहते हैं, क्रेडिट और डेबिट कार्ड को जनरली प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है। लास्ट वन इज डिपॉजिट मनी। डिपॉजिट मनी मीन्स जो भी पैसा आपके बैंक अकाउंट में या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में रखा हुआ है, उस मनी को हम डिपॉजिट मनी कहते हैं। इस मनी को सेकेंडरी मनी भी कहा जाता है। डिपॉजिट मनी इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी मनी। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर डिपॉजिट मनी जो बैंक अकाउंट में रखा हुआ है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में रखा हुआ है, अगर उस मनी को हम डिपॉजिट मनी कहते हैं और सेकेंडरी मनी कहते हैं, तो प्राइमरी मनी किसे कहते हैं? तो प्राइमरी मनी वो मनी होता है जो आपके पास होता है, जो करेंसी होता है, नोट्स होता है, कॉइन्स होता है, वह आपका प्राइमरी मनी है। तो मनी के ये सारे पार्ट्स थे जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, उसको बस यहाँ पर थोड़ा रिवाइज करवाया हूँ। तो मनी और मनी टाइप्स को समझने के बाद हमें मनी सप्लाई को समझना है, और मनी सप्लाई को समझने से पहले हमें थोड़ा सा बैंक अकाउंट के बारे में समझना होगा कि बैंक अकाउंट क्या होता है और टाइप्स ऑफ जहाँ तक हम जानते हैं, एज वी नो, एक होता है सेविंग अकाउंट, एक होता है करेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट 4 तरह के होते हैं, लेकिन मैं यहाँ केवल 3 का डिस्कस करूँगा। 4 का ही करूँगा। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट और रेकरिंग अकाउंट। रेकरिंग अकाउंट इसका 4 पार्ट बन सकता था, लेकिन एक्चुअली ये दोनों लगभग सेम होता है, इसलिए इसको हम एक ही जगह रखते हैं, क्योंकि हमें अभी बैंक अकाउंट को नहीं पढ़ना है, हमें मनी सप्लाई को समझने के लिए थोड़ा सा केवल बैंक अकाउंट को पढ़ना है। तो उसके लिए इतना सफिशियंट है कि हम फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट और रेकरिंग अकाउंट को एक साथ पढ़ें, क्योंकि लगभग ये दोनों सेम ही होते हैं। सेविंग अकाउंट क्या होता है कि जनरली यह हाउस होल्ड द्वारा ओपन करवाया जाता है, जो हम जैसे लोग हैं वो सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं। करंट अकाउंट जनरली बिजनेस एंटिटीज और जो फर्म्स होते हैं वो लोग यहाँ अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं। जनरली यहाँ पर दोनों करवाते हैं।
यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होता है। रेस्ट्रिक्शंस मीन्स अगर आप रेस्ट्रिक्शंस मीन्स ये एक डेली लिमिट होगी आपके विड्रॉल की, आप इससे ज़्यादा विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, या अगर आपको हाई अमाउंट विड्रॉल करना है तो प्रायर नोटिस देना होगा। यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस होता है, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस होता है, यहाँ पर थोड़ा रेस्ट्रिक्शन होता है, यहाँ पर लगभग नो रिस्ट्रिक्शन होता है, और यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन होता है। सेविंग अकाउंट होता है, ओपन करवाते हैं सेविंग अकाउंट, उसमें इंटरेस्ट तो मिलता है लेकिन लो इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि हमारे पैसे पर इंटरेस्ट लो मिलता है। यहाँ पर नो इंटरेस्ट मिलता है, और यहाँ पर रिलेटिवली हाई इंटरेस्ट, यानी कि सेविंग अकाउंट से थोड़ा सा ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिल सकता है, क्योंकि सेविंग अकाउंट जो है उसमें आप पैसे रखते हैं तो यहाँ टाइम बाउंड नहीं होता है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट या रिकरिंग अकाउंट में टाइम बाउंड के लिए आप पैसे रखते हैं। मतलब कि आप बैंक अकाउंट में कुछ समय तक अपने पैसे को टच भी नहीं करते, छोड़ देते हैं, और क्योंकि आप बैंक को कुछ समय के लिए, जैसे 2-3 साल 1 साल के लिए पैसे को देते हैं और उस समय तक उस पैसे को आप टच भी नहीं करते, इसलिए यहाँ पर रिलेटिवली आपको हाई इंटरेस्ट मिलता है। तो एक चीज यहाँ पर समझना यह है कि सेविंग अकाउंट जनरली हम जैसे लोग ओपन करवाते हैं सेविंग अकाउंट, यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन होता है कि आप ज़्यादा विड्रॉल नहीं कर सकते, एक अमाउंट से ज़्यादा विड्रॉल नहीं कर सकते, ज़्यादा पैसे अगर निकालने हैं तो आपको बैंक को प्रायर नोटिस देना होगा। और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में आप कोई भी लोग है ऐसे, मतलब बिजनेसमैन या हाउस होल्ड दोनों यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं। रेस्ट्रिक्शन होता है क्योंकि टाइम बाउंड होता है, और इन दोनों से रिलेटिवली हाई इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि यहाँ पर हम टाइम को देखकर पैसे डिपॉजिट करवाते हैं। तो यह हुआ टाइम डिपॉजिट, यहाँ पर टाइम लियाबिलिटी है बैंक के पास, यहाँ टाइम लियाबिलिटी है, यहाँ बैंक के पास डिमांड लियाबिलिटी है। डिमांड लियाबिलिटी का सेंस यह हुआ कि आप जब भी बैंक से यहाँ पैसा मांगेंगे करंट अकाउंट में, जब भी डिमांड करेंगे आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप डिमांड करेंगे तो भी आपको पैसे मिल सकते हैं, और आप टाइम लियाबिलिटी भी यहाँ पर होता है थोड़ा सा, क्योंकि कुछ कंडीशन में आपको प्रायर नोटिस देना होता है। तो करंट अकाउंट टोटली बिलोंग करता है डिमांड लियाबिलिटी से, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट टोटली बिलोंग करता है आपका टाइम लियाबिलिटी से, लेकिन सेविंग अकाउंट में आपका टाइम लियाबिलिटी और डिमांड लियाबिलिटी दोनों है। क्योंकि सेविंग अकाउंट अगर आपका है तो आप सीधे जा सकते हैं और पैसे निकाल सकते हैं, या कुछ कंडीशन में आपको टाइम देना पड़ेगा बैंक को, तब आपको पैसे मिलेंगे। तो हमें दो चीज समझना है, एक समझना है हमें टीडी। टीडी क्या होता है, तब हम मनी सप्लाई को समझ सकते हैं। टीडी क्या होता है, टीडी मीन्स होता है टाइम डिपॉजिट, और डीडी क्या होता है, डीडी होता है डिमांड डिपॉजिट। आपको क्या लगता है कौन सा अकाउंट में टाइम डिपॉजिट है? तो हमें पता है कि टाइम डिपॉजिट हमारा फिक्स्ड अकाउंट है या टाइम डिपॉजिट है, और टाइम लियाबिलिटी वाला जो पोर्शन सेविंग अकाउंट का है, ये भी हमारा टाइम लियाबिलिटी से बेस्ड है, क्योंकि सेविंग अकाउंट में कुछ पैसे भी आपको टाइम लियाबिलिटी से मिलते हैं, और फिक्स्ड अकाउंट अकाउंट के सारे पैसे आपको टाइम लियाबिलिटी के थ्रू ही मिलते हैं। अब डिमांड डिपॉजिट देखते हैं। करेंट अकाउंट का पूरा भाग डिमांड डिपॉजिट है, और सेविंग अकाउंट का पार्शियली पार्ट भी डिमांड डिपॉजिट है। तो करेंट अकाउंट जो है, करेंट अकाउंट में किसी भी तरह का टाइम लियाबिलिटी नहीं है हमारे पास, कि आप करेंट अकाउंट अगर आपका है, आपका अकाउंट बैंक में करेंट अकाउंट जैसा है, तो आपको वहां पर पैसे लेने के लिए केवल डिमांड करना है। लेकिन अगर आपका अकाउंट फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है या रिकरिंग अकाउंट है, तो आपको समय का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ टाइम लियाबिलिटी, आपने समय के लिए पैसे दिए तभी आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, और कुछ समय के लिए आपका पैसा वहाँ रहेगा। इसलिए यहाँ टाइम लियाबिलिटी है। टाइम यहाँ पर बोझ है कि आप एक समय के बाद ही पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन सेविंग अकाउंट जो है
वो दोनों है, सेविंग में आप डिमांड करके भी पैसे ले सकते हैं और कुछ कंडीशन में आपको टाइम देना पड़ता है बैंक को, तब आपको पैसे मिलते हैं। तो टीडी जो टाइम डिपॉजिट हुआ वो डील करता है फिक्स डिपॉजिट से और पार्शियल पार्ट ऑफ सेविंग अकाउंट। और डिमांड डिपॉजिट है जो पूरा करंट अकाउंट से डील करता है और आधा भाग जो है सेविंग अकाउंट का उससे डील करता है। इस जो यह जो कॉन्सेप्ट है शायद आपको अभी उतना अच्छा समझ नहीं आया होगा, लेकिन जब मैं थोड़ी देर बाद आपको मनी सप्लाई पढ़ाऊंगा तब आप समझेंगे कि टीडी और डीडी का क्या इंपॉर्टेंस है। तो अब हमने मनी के डेफिनेशन को पढ़ा, मनी के टाइप्स को पढ़ा और बैंक अकाउंट को पढ़ा। अब हमारा पढ़ने का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोस्ट ऑफिस बैंक। एक्चुअली बैंक अकाउंट को पढ़ना, पोस्ट ऑफिस बैंक को पढ़ना, इसको पढ़ना इसलिए जरूरी है कि जब तक आप इन सब कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ेंगे आप समझ नहीं पाएंगे कि मनी सप्लाई क्या है। क्योंकि मनी सप्लाई के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, टाइम लिएबिलिटी, डिमांड लिएबिलिटी, पोस्ट ऑफिस बैंक, इस सब की कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, तभी आप मनी सप्लाई को समझ सकते हैं। मनी सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए इन सब कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। तो पोस्ट ऑफिस बैंक जो होता है जनरली जो हम देखते हैं पोस्ट ऑफिस बैंक, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। क्या समझते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन से? फाइनेंशियल इंक्लूजन से आप क्या समझते हैं? देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो होता है इसका मतलब यह होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज टू पुअर पीपल और यू कैन से सोशल वेलफेयर। क्योंकि जनरली पोस्ट ऑफिस बैंक में बहुत पैसे वाले लोग तो अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे नहीं, जो गरीब लोग होंगे वही यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का दो तरह से मतलब हम समझ सकते हैं कि एक्सेस टू यूजफुल एंड अफोर्डेबल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स कि बैंक अकाउंट होगा, वहाँ पर एसी हो सकती है, एक अच्छा एनवायरनमेंट हो सकता है, लोगों को अच्छी सर्विस मिल सकती है, समय पर वहाँ पर डिपॉजिट होता होगा, समय पर लोग पैसे मांगते होंगे तो उनको मिलता होगा, वहाँ पर एटीएम की सुविधा हो सकती है। तो इन सब तरह की जो सुविधाएं होती है जिनको आप फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं, ये है आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन जो पोस्ट ऑफिस बैंक के लिए होता है। तो पोस्ट ऑफिस बैंक जो होता है इसका ऑब्जेक्टिव ही होता है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो गरीब है, जो अच्छे अच्छे बैंक अकाउंट्स में अपना अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं, उन लोगों को अकाउंट देना, फाइनेंशियल इंक्लूजन देना, सोशल सर्विस, सोशल वेलफेयर देना उनको, या उन लोगों को वो सारे सर्विसेज देना जो जनरली उनको नहीं मिलता है। ये होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन पोस्ट ऑफिस बैंक का ऑब्जेक्टिव। तो आपको क्या लगता है कि पोस्ट ऑफिस बैंक में आप किस तरह के अकाउंट ओपन कर सकते हैं? सेविंग या करेंट या फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट? क्या लगता है आपको किस किस तरह के बैंक अकाउंट आप पोस्ट ऑफिस बैंक में ओपन करवा सकते हैं और कौन सा नहीं करवा सकते? पोस्ट ऑफिस बैंक में कोई भी लोग जो होगा वो जनरली सेविंग अकाउंट ओपन करवाएंगे, फिक्स डिपॉजिट करवाएंगे ही, रिकरिंग डिपॉजिट करवाएंगे, क्योंकि इन सब में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होता है और जनरली हायर इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन क्या लगता है आपको पोस्ट ऑफिस में जो गरीब लोग होते होंगे वह आपका करंट अकाउंट डिपॉजिट करवाते होंगे, करंट अकाउंट ओपन करवाते होंगे? जनरली नहीं, क्योंकि करंट अमाउंट में रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। आप बहुत सारे कैश को, बहुत सारे पैसे को एक बार में निकाल सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस बहुत मतलब नहीं के बराबर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं।
तो ऐसा जो है पोस्ट ऑफिस में नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर के लोगों में इतनी शायद एबिलिटी भी नहीं होती होगी कि वो इस तरह का अकाउंट को ओपन करवाए। तो पोस्ट ऑफिस इज जनरली ओन बाय गवर्नमेंट, इसको गवर्नमेंट ओन करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करती है इसको, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार होता है पोस्ट ऑफिस बैंक पर। और पोस्ट ऑफिस बैंक लिमिटेड होता है। लिमिटेड मीन्स कि जो जनरली गांव में ही होता है पोस्ट ऑफिस बैंक अकाउंट, और लिमिटेड मीन्स कि यहाँ पर ज़्यादा स्कोप नहीं होता है पोस्ट ऑफिस बैंक के पास, क्योंकि यह बैंक लोन नहीं देती है। आप जानते होंगे शायद, पता नहीं, वह पोस्ट ऑफिस अकाउंट, पोस्ट ऑफिस बैंक जो होता है लोन नहीं देती है। तो अगर आप इसमें पैसे डिपॉजिट करवाते हैं, तो मैं आगे बताऊंगा कि इसमें अगर आप पैसे रखते हैं तो यह पैसा मनी सप्लाई को ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है, क्योंकि अगर आप इसमें पैसे रखते हैं तो वो पैसा फिर वहाँ से गवर्नमेंट लेती है और गवर्नमेंट फिर उसको मार्केट में दे देती है। लेकिन अगर आप उसी पैसे को किसी जनरल अकाउंट में, जनरल बैंक में रखते हैं, तो उस जनरल बैंक में जो है वह उस पैसे को लोन दिया जाता है, और लोन ही कैपिटल क्रिएशन करती है। मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि कैपिटल क्रिएशन क्या होता है। तो अब पोस्ट ऑफिस बैंक को आप समझ चुके हैं कि पोस्ट ऑफिस बैंक का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। सो अब हमें समझना है कि मनी सप्लाई क्या होता है। मनी सप्लाई, मनी सप्लाई का जो डेफिनेशन है, इट इज द टोटल स्टॉक of all types of money all types of money। और अगर all types of money की हम बात करते हैं तो इसमें करेंसी भी आता है, प्लस आपका डिपॉजिट मनी भी आता है। करेंसी मनी प्लस डिपॉजिट मनी मीन्स, करेंसी मनी मतलब होता है आपका क्वाइन और होता है आपका नोट्स, और डिपॉजिट मनी मतलब होता है जो आप पैसा आपके बैंक अकाउंट में है या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में है, और हिल्ड बाय द पब्लिक, held by the public at any point of time। तो यह टोटल स्टॉक सारा पैसा का स्टॉक, ऑल टाइप्स ऑफ मनी का स्टॉक, आइदर करेंसी आइदर डिपॉजिट मनी। और करेंसी का मतलब पूरा क्वाइंस, पूरा नोट्स, जो किसके पास होता है, जो होता है पब्लिक के पास। और यहाँ पब्लिक का सेंस जो होता है, यहाँ पब्लिक से आप क्या समझते होंगे कि सारे पब्लिक, जो पब्लिक है, जो हम जैसे लोग हैं, केवल उन्हीं के पास। तो यहाँ पब्लिक का मतलब होता है इसमें सारे इकोनॉमिक एंटिटीज आते हैं, सभी लोग आते हैं। तो इसमें सभी इकोनॉमिक एंटिटीज आते हैं, पीपल्स आ सकते हैं, कोई बिजनेस आ सकती है। तो कौन नहीं आता है, तो इसमें नहीं आता है आरबीआई यानी कि गवर्नमेंट, और नहीं आता है इसमें बैंक, ये दोनों इसमें नहीं आते हैं। यानी कि मनी सप्लाई में हम उस पैसे को ऐड करते हैं, उस पैसे को रखते हैं जो पैसा पब्लिक के पास है। यानी कि हर तरह का पैसा, क्वाइंस, नोट्स, बैंक अकाउंट में जो पैसे हैं, सारे पैसे जो पब्लिक के पास है। और पब्लिक के पास होने का मतलब है कि जो ऑल पब्लिक के पास है, जो बिजनेसमैन के पास हो सकता है, लोगों के पास हो सकता है, किसी भी इकोनॉमिक एंटिटीज के पास हो सकता है। लेकिन वो पैसा जो गवर्नमेंट और बैंक के पास है, वो पैसा इसमें नहीं आएंगे। इसलिए नहीं आएंगे वो पैसा क्योंकि हम इससे डबल काउंटिंग कर लेंगे। अगर बैंक के पास के पैसे को और पब्लिक के पास के पैसे को अगर हम जोड़ेंगे एक साथ, तो क्या लगता है, बैंक में जो पैसा है वो किसका पैसा है, पब्लिक का ही पैसा है। अगर हम उस पैसा को अगर हम यही मनी सप्लाई में जोड़ेंगे और फिर पब्लिक के पैसे को जोड़ेंगे, तो दोनों मिक्सअप हो जाएगा और पैसा डबल हो जाएगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी। इसलिए हम बैंक के पैसे को ऐड नहीं करते, और क्योंकि गवर्नमेंट हर पैसे को प्रिंट करती है, इश्यू करती है, तो इसलिए हम गवर्नमेंट के पैसों को भी यहाँ ऐड नहीं करते हैं।
तो मनी सप्लाई का मतलब होता है करेंसी प्लस डिपॉजिट मनी जहां हम लोग इंक्लूड एक्सक्लूड करते हैं आरबीआई को यानी कि गवर्नमेंट को और बैंक को, इन दोनों को हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। मनी सप्लाई जो होता है इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है आपका परचेजिंग पावर को मेजर करना कि कितना पैसा है मार्केट में, और उस पैसे को मेजर करना और ग्रोथ मतलब समझते हैं इस तरह को, इसको इस तरह से कि मनी सप्लाई का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ऑप्शन देते हैं हम कि मनी सप्लाई परचेजिंग पावर को मेजर करता है, या ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी को मेजर करता है, या वैल्यू ऑफ आउटपुट को मेजर करता है, या वेल्थ को मेजर करता है। किस चीज को मनी सप्लाई मेजर करता है? तो एक्चुअली ग्रोथ को मेजर करना मनी सप्लाई का काम नहीं है। ग्रोथ को मेजर करता है आपका इंक्लूसिव जीडीपी, और वैल्यू ऑफ आउटपुट को मेजर करता है आपका जीडीपी। तो परचेजिंग पावर को मेजर करना मनी सप्लाई का काम है, क्योंकि मनी सप्लाई कितना है, कैसा है, उसी को मेजर करने के बाद हमें पता चलेगा कि किस तरह का परचेजिंग पावर मार्केट में है। तो अगर आप समझे इस तरह इस चीज को, अगर मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज किया यानी कि मार्केट में पैसा बढ़ा, तो अगर कहीं भी पैसा बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? डिमांड। अगर डिमांड बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? इन्फ्लेशन। क्योंकि पैसा बढ़ेगा, डिमांड, पैसा बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो इसी को चेक करना मनी सप्लाई का काम है कि किस तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें। तो मनी सप्लाई को मेजर करके हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। मनी सप्लाई को मेजर करके हम ग्रोथ बढ़ाते हैं। क्योंकि ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हमें डिमांड को बढ़ाना होगा, और डिमांड को बढ़ाने के लिए हमें मनी सप्लाई को मेजर करना होगा। तो इस तरह की जो कंसेप्ट है मनी सप्लाई मैंने अभी बस उसके डेफिनेशन को समझा है। मनी सप्लाई के और भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि M0, M1, M2, M3, M4, ये क्या होते हैं मनी सप्लाई में, इनका क्या इंपॉर्टेंस है मनी सप्लाई में, M1, M2 क्या है। इन सबको समझने के लिए आप पहले समझे कि मनी सप्लाई क्या होता है। तो मनी सप्लाई मीन्स कि स्टॉक ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मनी, यानी कि करेंसी प्लस नोट्स। करेंसी मीन्स ऑल नोट्स एंड कॉइन्स, और आपका डिपॉजिट मनी मीन्स जो भी आपका पैसा बैंक अकाउंट में। और यहाँ पर हम पब्लिक जो इस तरह के पैसे, जो भी स्टॉक ऑफ मनी पब्लिक के पास है, और पब्लिक के पास इन द सेंस कि जो गवर्नमेंट, और यहाँ हम एक्सक्लूड करते हैं गवर्नमेंट को और बैंक को, ताकि डबल काउंटिंग नहीं हो सके। तो अभी इस वीडियो में मैं केवल मनी सप्लाई तक ही सीमित रखूंगा इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मनी, जिसमें हम M0, M2, M3 और M4 को पढ़ेंगे। तब तक थैंक यू।